नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त देव। बहुजन टीवी पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एससी और एसटी सब प्लान के बारे में कैसे डेवलपमेंट हो रहा है और इसके लिए कैसे संघर्ष किया जा रहा है और कौन कौन ऑर्गेनाइजेशंस इसके पीछे लगे हैं कि हमें हिमाचल प्रदेश में एससी और एसटी का एक सब प्लान एक्ट बने, जो कि तेलंगाना, जो कि हमारे 5 राज्य के बन चुका है, जैसे कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है और तेलंगाना है और राजस्थान है, तमिलनाडु है, की तर्ज में हिमाचल प्रदेश में एससी और एसटी विकास निधि स्पेशल एक्ट बनाया जाए। इसके बारे में अभी कल 16 जून को जो हमारे स्टेट कॉलेजियन फॉर लेजिस्लेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एसटी एसटी प्लान एक मीटिंग बिलासपुर में हुआ और लगभग उसमें 52 प्रतिनिधियों ने, हिमाचल प्रदेश के लोगों ने, जो एक्सपर्ट लोग थे, उन्होंने भाग लिया कि किस तरह से हम गवर्नमेंट को अवेयर कर सकते हैं, किस तरह से हम आम जनता तक पहुंच सकते हैं और इसके क्या बेनिफिट हैं और इसके बाद किस तरह के बेनिफिट आने वाले हैं और किस तरह से अगर ये एक्ट आ जाए तो हमारे पूरे प्रदेश के जो एससी एसटी के लोग हैं उनका जो लाइफस्टाइल है, उनका जो जीवन स्तर है, कैसे इम्प्रूव होगा। मैं आज आपको 2-4 एग्जांपल इसमें देना चाहता हूँ। जैसे कि मैं पूरा एक तेलंगाना का मेरे पास एक स्टेटस रिपोर्ट है, उसके बारे में कुछ थोड़ा मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वहाँ पर कैसे बेनिफिट हो रहा है इन लोगों को। दोस्तों, इससे पहले कि आप ये पूरा वीडियो ज़रूर देखें, और जो मेरे चैनल पर नए हैं, ये बहुजन टीवी का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो एक डॉक्यूमेंट पर, एक कंटेंट पर काम करता है। और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और मैं ये कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट में भी आपको कोई ऐसा डॉक्यूमेंट, अगर पूरे प्रदेश में, पूरे देश में इसी कंटेंट पर और भी लोग काम करेंगे तो शायद मुझे लगता है कि हम मीडिया का सही इस्तेमाल करेंगे। सर कास्टिज़्म तो ज़रूर ख़त्म होना चाहिए और बच्चे का ज़रूरी नहीं है कि पढ़े लिखे, जो नहीं पढ़े लिखे हैं वही कास्टिज़्म करते हैं, जो पढ़े लिखे भी हैं वो भी इस चीज़ को मानते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। मैं सर मानती हूँ इस चीज़ को भी। अभी भी मेरे बैकवर्ड एरिया में था मेरा कॉलेज सर, और जो मेरे रूममेट्स थे, मेरे फ्रेंड सर्कल थे, वो भी उनके साथ बैठे थे, चाहे वो रिजर्वेशन के ऊपर वो बात करते थे कि नहीं मेरे 80 मार्क्स थे तो 80 मार्क्स वाले बच्चे को सिलेक्ट करने दिया और मेरे 94 मार्क्स थे वो हम सिलेक्ट नहीं किए गए, चाहे उनको नहीं पता था कि चाहे हम ऐसे ही और फिर भी हम चुपचाप बैठ के उनके रिकॉर्ड से सुनते हैं कि चलो ये हमारे बारे में क्या सोच है। सर ये चीज़ है कि ये चीज़ तो ख़त्म होनी ही चाहिए और जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनको तो अवेयर होना चाहिए इस चीज़ के बारे में कि ये राजपूत समाज नहीं है, ब्राह्मण समाज नहीं है, ये एक भारतीय समाज है। और वेरी गुड, वेरी। मेरे को एनवायरनमेंट सूट नहीं आया तो मैं फिर क्यों मैं जाऊँ, क्यों मैं अपनी हेल्प करूँ वहाँ पर, अगर मेरे को प्रॉपर एक गाइडेंस मिली होती। क्योंकि सर जनरल अवेयर्स बहुत कम है और सर अभी मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी पे नहीं बोलना चाहता, बेसिकली वो हमारा ब्रेन वॉश करते हैं सर, चाहे वो बिल्कुल बिल्कुल। चाहे कांग्रेस है चाहे बीजेपी है, वहाँ जो है गलत समझने ने पाना गुरुदेव टाइमली समझे नहीं कहाँ डूबी है ना हमारा टाइम तो निकली है ना गुरुदेव हमारा कहीं इन्हें बच्चा फ्यूचर खराब हुआ। कहीं बड़ा दुख हुआ सर, अगर 25-26 साल का लड़का अगर घर में बैठा है ना पोस्ट ग्रेजुएशन करके, तो सबसे पहले वो माँ बाप को नालायक लगता है, इतना जो पढ़ाया है। तो सर सिस्टम एक्चुअली उनकी भी कमी नहीं है ना गुरुदेव, उन्होंने तो पैसा लगाया है ना, पर कमी कहीं न कहीं है। अगर हमारे बंदे संगठित रहेंगे ना, कोई गाइडेंस वगैरह देंगे तो मैं चाहता हूँ कि कोई बच्चा रहेगा। जो संविधान में लिखा गया है, जिसका सुखदेव जी ने यहाँ आर्टिकल 38 और 46 का रेफरेंस दिया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का, संविधान में सब कुछ लिखा हुआ है। आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी इज एबोलिश्ड, ये लिखा है कि छुआछूत को ख़त्म कर दिया गया है। और जब से संविधान लागू हुआ है
उसी दिन से वो संविधान हमारे देश का सर्वोच्च कानून है। उसके अनुसार ही सरकारें चलती है। राजा नहीं होते, जो राज सत्ता संभालते हैं वो भी उसी कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार ही जीत करके आते हैं। उसके लिए उसमें प्रोविज़न रखे गए हैं संविधान के अंदर, लेकिन वो लागू नहीं। तो हम लोग पढ़े लिखे, हालांकि उस संविधान की ही देन थी, और उस संविधान को बनाने वाले बाबा साहब अम्बेडकर थे, जो आपके सामने हैं। नहीं तो हम लोगों को तो शिक्षा का अधिकार ही नहीं था, बोलने का अधिकार नहीं था, घर अच्छा बनाने का अधिकार नहीं था, अच्छे कपड़े पहनने का भी अधिकार नहीं था, और हम लोगों को जो भी कोई एबनॉर्मल प्रोफेशंस होते थे वो हम लोगों को दिए जाते थे। तो हम पहली पीढ़ी के आदमी हैं, हमसे पहले हो सकता है थोड़े बहुत लोग पहले भी निकले होंगे, लेकिन मैं 1953 में स्कूल में आया था और 50 में हुआ। साथियों, किस तरह से तेलंगाना में संघर्ष हुआ, किस तरह में तेलंगाना के लोगों ने, तेलंगाना के जो एमपीस हैं, जो हमारे सांसद थे, जो विधायक थे, किस तरह से उन्होंने वहाँ स्ट्रगल किया और कितने सालों तक उनको स्ट्रगल करना पड़ा इस कानून को बनाने के लिए। मेरे पास कुछ बाइट्स से कुछ मिनट्स हैं जो मैंने अभी जो हाल ही में पीछे मीटिंग्स हुई थी स्टेट कॉलेज की, तो उसमें तेलंगाना के लोगों ने भाग लिया और उन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए और हमें ये कहा कि हम किस तरह से इस एक्ट को ला सकते हैं, किस तरह से हम अपने लिए बजट तैयार करा सकते हैं, कितना संघर्ष करना पड़ेगा। ज़रा इन वीडियो को आप ज़रूर देखिए। गांव में, मोहल्ला में, बस्ती में रहने वाले हमारे आदमी को, हमारा कम्युनिटी को अवेयरनेस नहीं है। हम बोल रहे हैं संविधान बचाओ, ये बचाओ, कम्युनल चढ़ाओ, वो चढ़ाओ, वो चढ़ाओ। हम कहाँ बात कर रहे हैं? हमारे बीच में बात कर रहे हैं, व्हाट्सएप में बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया में बात कर रहे हैं, ऐसा मीटिंग में बात कर रहे हैं। हम कभी भी गांव जाके गांव वालों से बैठ के वो क्या सोच रहे हैं, क्या उसका प्रॉब्लम्स क्या है, उनका जीवन का वो जर्नी का उन क्या सोच रहे हैं, हमारे नहीं मालूम। तो वर्ल्ड का हिस्ट्री, किसी का हिस्ट्री आप देखें तो कौन सा अच्छा नेशन बनाया, कौन सा अच्छा लीडर हो गए बोले तो कोई गांव के अंदर जाके वो डिप्रेस्ड वाले के, सफरर वाले के साथ बैठ के बात करे तो उनको मन में आ जाता। आपका चाइना रेवोल्यूशन के बारे में आप सुनेगा, माओ सेडुंग ने ये 3 साल 4 साल येनान प्लेस में बैठ के एक रिपोर्ट बनाया। ये रिपोर्ट बनाने के बाद उन काम शुरू किया। अंबेडकर ने क्या किया? अंबेडकर को प्रॉब्लम्स मालूम है। अंबेडकर थर्ड पर्सन नहीं है, अंबेडकर फर्स्ट पर्सन है। अंबेडकर उसका ऊपर क्या है उसको मालूम है, उसका प्रॉब्लम क्या है उसको कैसा निकालना। इनको कब मालूम हुआ? अमेरिका जाने के बाद मालूम हुआ। अंबेडकर अमेरिका नहीं गए तो, अंबेडकर बॉम्बे में बैठे तो बाबा साहब नहीं बनेगा। उनका चिंतन है, उनका आवेदन है, संवेदन है, वो कब खत्म हुआ, कब उतर गया? उसको बाद अमेरिका जाने के बाद उसका प्रोफेसर जॉन ड्यू एक्सेट्रा दे गेव वो लोग दिया अंबेडकर को फिलॉसफी। इसके बाद वो रास्ता खुल गया उसको, ये रास्ता नहीं वो रास्ता है। इसलिए ये गुरु जॉन ड्यू ने उसको दिया और डेमोक्रेटिक पर्सपेक्टिव। अनदर और एक विषय क्या है, वो अंबेडकर टाइम पे पूरा डेमोक्रेटिक स्टेट्स बन जा रहा है। आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर
हर एक देश में डेमोक्रेसी आते रहे, साउथ एशिया में, लैटिन अमेरिका में और अफ्रीका में, कोई जगह में, ऐसा अम्बेडकर को डेमोक्रेसी। सर मैं बहुजन टीवी से एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, जो ये आप कह रहे हैं कि पूरा ये चेंज हो जाएगा सिनेरियो इसका, पूरा जैसे आप कह रहे हैं कि आपका एजुकेशन सिस्टम चेंज हो जाएगा, जैसे आपने एक तेलंगाना का पूरा एग्जांपल दिया कि किस तरह से वहाँ सेटअप हुआ, हर चीज़ को डबल हो गया, जैसे इंस्टीट्यूशन है वो भी डबल हो गए हैं और जो लोगों का स्तर भी काफी ऊंचा हुआ है। तो हिमाचल के लिए कैसे देखते हैं आप, क्या एक ताज़ा रूप है ये कॉलेशन जो बना है यहाँ पर हिमाचल में, इसको आप किस तरह से देखते हैं, ये सही ढंग से काम कर रहा है कि इसमें कुछ और खामियां, किस तरह से आप स्टडी करते हैं हिमाचल? मैंने 1 साल पहले बहुत साल से काम कर रहा है, 1 साल से वो संगठित रूप से काम कर रहा है। मैं देख रहा हूँ ये एक मॉडल है, एक उसका ऊपर वो काम कर रहा है, पूरा ऑफिसर्स, रिटायर्ड काम करने वाले यूथ पूरे इसमें भागीदारी है, हिस्सा ले रहे हैं, इसलिए ये सक्सेस होने का यही रास्ता है। और ये पूछ रहे क्या तरीका से शेड्यूल कास्ट का ये डेवलपमेंट है, मैं ये बता दूं, आपका पैसा है, आपका घर, आपका पैसा जनरली आप खर्च करें तो फोकस नहीं रहता, अब कुछ तुम्हारा बच्चों का ऊपर ये हर एक महीने में 100 रुपये में खर्च करने का ये डिसाइड किया, वो डेवलपमेंट ज्यादा रहता, नहीं तो क्या होता फोकस नहीं रहता। कभी भी इवन स्टडीज में भी IAS का तैयार कर रहा है, उनको उसका तैयार करना, उसका फोकस रहना, ये घंटा में क्या करना, ये दिन में क्या करना, ये साल में क्या करना। ऐसा गवर्नमेंट ने क्या करेगा, बजट सेपरेट नहीं हुआ तो बजट रखता, बजट इसमें मिनिस्टर को कुछ आइडिया आता, CM को कुछ ऑफिसर का आइडिया आता, उसका रास्ता पे जाता। ये सेपरेट बजट रहे तो उसका ऊपर काम करना पड़ेगा, उसका लाइवलीहुड क्या है स्टडी करना पड़ेगा, इसका एजुकेशन क्या है स्टडी करना पड़ेगा, इसका घर का हालत क्या है, घर कैसा बना पड़ेगा, इसलिए आपका हमारा स्टेट में देखे तो पहले क्या डेवलप, आप एक बता, ये एक्ट बनने का रात में एक 5 मिनट के बाद CM ने अनाउंस किया स्कॉलरशिप्स डबल कर दिया। कहां से पैसा है, उनको मालूम है पैसा है, पहले पैसा नहीं है, अब सेपरेट करे तो अच्छा करे। हमारा 30,000 को 30,000 बहुत करे, जब ओनली दलित बंद आफ्टर दिस एक्ट बनने के बाद पिछले गवर्नमेंट ने दलित बंद को एक फैमिली को 10 लाख दे दिया, बराबर 20,000 पीपल को दे दिया। एक एग्जाम्पल दे दिया, अमेरिकन टूरिस्टर सूट के शॉप रहता था, इसमें एक सेल्स बॉय था, दलित बंद आने के बाद ओनर बन गए। ये दलित बंधु 10 लाख एक आदमी के, आप एक होटल का बनाने के सोच रहे, मोबाइल कैंटीन 10 लाख में अच्छा मोबाइल कैंटीन बन, इसलिए काम करने की पैसा जीने के लिए एक गवर्नमेंट। और एक बात दलितों को इस देश के भूत है, अब आप सोच रहे हमारा बजट 50 लाख करोड़ सेंट्रल बजट कहां से आया, हमारा मेहनत किया, हम ये एग्रीकल्चर किया, हम ये सफाई काम किया, ये मैं लेदर काम किया, ये माइंस में कोयला का माइन में काम किया, रेलवेज में काम किया, ये रेलवेज कोयला काम करने के बाद ये डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट था। पहले ये डेंजरस जॉब में कौन किया, दूसरा लोग नहीं गए। हमारा फैमिली में, मेरा फैमिली में कोल महीने में पूरा लोग, मेरा फैमिली मैं अलेगा, मैं एक अलग है। सर मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगा, आप कह रहे हैं कि पूरी तरह से देश को बनाने में बहुजन लोगों का बहुत ज्यादा योगदान है। अगर देश को किसी ने बिल्ड किया, अगर देश में बड़े बड़े रोड्स बने, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बने, बड़े बड़े संसद भवन तक भी उन लोगों ने अपना खून पसीना लगाया। आज हमें जो प्रोपोर्शनेट के से हम अपने बजट को चाह रहे हैं कि हमें बजट मिलना चाहिए इस तरह से, और हमारा विकास सामान्य जो मतलब एक सिमिलर विकास है जो दूसरे लोगों का भी हो रहा, हमारा भी होगा। पर सर एक मेरे दिमाग में एक चीज ऐसी जो आप तेलंगाना में कह रहे हैं कि विधानसभा के अंदर हम लोगों ने एक एजिटेशन किया, विधानसभा के अंदर हमने मजबूर किया गवर्नमेंट को
तो इस किस तरह से कॉलेशन इसको वो करेगा, मजदूर की जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, जो हमारा विधायक आदमी है, वो क्या करेगा और किस तरह से लाइफ में करेगा, क्या आपका वो ये संघर्ष ने ये पहला कदम है। ये हमारा संगठन एक संगठन होगा। इसके बाद हम क्या करना है, आपका जैसा आदमी को हम अवेयरनेस करना है, तो मीडिया को पकड़ना है, और एक दूसरा सिविल सोसाइटी रहता है उसको पकड़ना है। तो हमारा एमएलए रहता, हमारा एमएलए SC ST एमएलए। साथियों, मैं आपके सामने एक छोटा सा कंपेयर करना चाहता हूँ कि जो हमें जो बजट मिल रहा है एलोकेशन टू SC ST सब प्लान, जो यहाँ पर हो रहा है, वो बजट कैसे डाइवर्ट होता है दूसरी जगह, और कितना बजट हमें मिलता है, कितना बजट सब प्लान में रखा जाता है, और वो भी पूरा खर्च नहीं होता है। आपको मैं थोड़ा सा इसका एक विश्लेषण बताना चाहता हूँ। ज़रा मैंने थोड़ा सा आपको ये एक कोशिश की है कि आप ये पूरे डॉक्यूमेंट को देखें, और दूसरी तरफ तेलंगाना में किस तरह से इस बजट से ये जो बजट मिलता है कैसे लोग को बेनिफिट होता है, और कौन कौन सी स्कीमें चल रही हैं, और कितने लोग वहाँ पर बेनिफिटेड होते हैं, और वहाँ SC और ST विशेषकर SC के लिए बहुत सारी स्कीम्स बन रही हैं, और SC का लाइफस्टाइल, SC का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया है। और आप देखिए ज़रा, ये मेरे पास एक डॉक्यूमेंटेशन थी, मैंने आपको ये है टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ हिमाचल प्रदेश इन क्रोर्स। ये आप देख लीजिए 2016 और 17 और 2018 और 19, 19 और 20 और 20 और 21 और 2000, ये देख लीजिए आप 22 और 23। मैंने इसको थोड़ा जूम किया है, और आप एक्सपेंडिचर देखिए 2016-17 में 39,851, और ये टोटल सब प्लान जो बजट हैं वो आउटले हुआ है 1076 करोड़। अगर आप इसी बजट को और देखिए 22 और 23 में देखिए, तो जो टोटल एक्सपेंडिचर हैं वो है 46,023, और इसमें आप देखिए जो ये सब प्लान का जो ये बजट है वो आउटले हुआ है सिर्फ 2400 करोड़ रुपए। और एक मैं फैक्ट और आपको दिखाना चाहता हूँ, वो बहुत मज़ेदार है, वो है डाइवर्टेड बजट। डाइवर्टेड बजट इन करोड़, ये 2017 और 18 के भी हमारे पास है आंकड़ा, और 2018-19 का भी है, 19-20 का भी है, और लगभग हमारे पास है बाय 2021 और 22 का भी है। और आप देख लीजिए कैसे डाइवर्टेड होता है ये बजट। अब आपने देखा होगा कि 2000 डाइवर्टेड बजट 2017 और 18, 2017 और 18 में हमारा जो बजट हुआ है आउटले हुआ है 1076, और ये बजट जो है पूरा डाइवर्ट हुआ है 101.3, ये बजट टोटल डाइवर्ट हुआ है। और अगर मैं आगे आपको बताता हूँ 2021 और 21 और 22 में ये स्थिति है कि ये बजट 4,482 करोड़ रुपए का बजट सारा डाइवर्ट हुआ है। अब ये आप कह सकते हैं कि ये बजट क्यों डाइवर्ट होता है, और ये इसका मतलब ये है कि या तो हमारे को ज़रूरत ही नहीं है, या ये बजट SC और ST या SC के लोगों के लिए लगना चाहिए, एजुकेशन में खर्च होना चाहिए, और SC और ST का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने के लिए लगना चाहिए। वो बजट कहाँ डाइवर्ट होता है? सेंटर फॉर दलित स्टडीज़, ये मुझे सारे डॉक्यूमेंट कॉलेशन स्टेट हिमाचल वाले जो कॉलेशन जो चला रहे हैं, इसके लिए जो काम कर रहे हैं, उन्होंने मुझे ये स्टेटस रिपोर्ट दी है। मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूँ कि किस तरह से बदलेगी तस्वीर अगर ये SC और ST का जो सब प्लान बजट है अगर ये लागू हो जाता है, अगर इस सही ढंग से हमें पैसा मिल जाता है तो कैसी तस्वीर बदलती है। आप तेलंगाना में देखिए, ये है आपका SC डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एब्स्ट्रैक्ट ऑन मेजर स्कीम्स। तो इसमें जो मेजर स्कीम वहाँ पर चल रही हैं वो तेलंगाना दलित बंधु हैं, कल्याण हैं, पोस्ट मैट्रिक्स हैं, ये आप देख लीजिए। और ये आप देख लीजिए डॉक्टर BR अम्बेडकर ओवरसीज विद्यानिधि स्कीम है, फाइनेंशियल असिस्टेंट टू मैट्रिक स्कीम है, और SC होटल स्कीम है, प्रमोशन ऑफ इंटरेस्ट कास्ट के लिए हैं, और एक अजीब सी यहाँ पर एक अच्छा सा मुझे लग रहा है कि लैंड परचेज स्कीम है, और इसमें कैसे पैसा खर्च होता है ये सारी स्कीमें आप देखिए। स्किल अपग्रेडेशन की स्कीम है। और दोस्तों, मैं आपको इसीलिए इस चीज़ों को कह रहा हूँ कि अगर हिमाचल में भी इस तरह से ये बजट हमारे ऊपर बने, ये एक्ट आ जाए, तो शायद हमें बजट मिलेगा और कुछ
कुछ बदलेगा, ज़रूर बदलेगा। जो हमारा एजुकेशन सिस्टम बदल सकता है, हमारा जो एससी का इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा जो, वो बदल सकता है। जो गवर्नमेंट जो है एक विकसित देश की बात करती हैं, हम जो हमारा निम्न तबका है वो ऊपर आ सकता है। अब ये देखिए आप तेलंगाना का जो दलित बंधु स्कीम है, उसमें मैं आपको एक छोटा-सा आंकड़ा दिखाना चाहता हूँ। लगभग 35,612 लोग 2021-22 में बेनिफिटेड हुए हैं और जिसमें 3,050 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। और इसी तरह से आप ये सारी स्कीमों में देखिए कि लाखों लोगों को बेनिफिट हुआ है और बहुत सारा बजट आया है। आप ये देखिए लैंड परचेज पर भी एक लैंड परचेज 2000 अब देखिए 22 और 23 में 22 और 23 का आंकड़ा देखिए और इस पर भी 3-4 करोड़ रुपया दिया गया है। और अगर आप ऊपर से इसको देखिए आपका स्किल अपग्रेडेशन मतलब स्किल डेवलपमेंट के लिए 22 और 23 में आप देखिए को इसमें 6.5 करोड़ हैं और लगभग इसमें 13,219 लोगों को बेनिफिट हुआ है और 75.25 करोड़ रुपया इसमें खर्च हुआ है। तो दोस्तों मैं इसलिए आपको आपके सामने रखना चाहता हूँ कि अगर हिमाचल में भी ये एक्ट बन जाता है तो हमें कैसा बेनिफिट होगा, क्या बेनिफिट होगा, यहाँ की ज्योग्राफी कैसी है, यहाँ का जो हमारा एससी और एसटी का जो अभी समाज है जिस तरह से अभी संघर्ष कर रहा है, तो हमें बेनिफिट होगा और हम भी एक मुख्य धारा में ऊपर आएंगे है और कितना बड़ा है और इसके क्या उद्देश्य है, ये सारा डिस्कस मैं आज इनसे करने जा रहा हूं। सर मेरा आपसे सीधा सवाल है कि ये जो आप इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, मतलब काफी सालों से, मुझे लगता है कि आप काफी सालों से इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं कि ये जो एससी और एसटी सब प्लान, अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति का जो आपका ये सब प्लान है और इसके लिए आप संघर्ष कर रहे हैं, आपने कैसे सोचा कि ये चीज जो है गवर्नमेंट तो रखती है, इसमें गवर्नमेंट तो आपके लिए सब प्लान में पूरा वो रखते हैं, पूरा प्रावधान होता है, तो आपने एक्ट बनाने के लिए कैसे सोचा, आपके दिमाग में व्यू प्रिंट कहां से आया कि ये जो है गवर्नमेंट जो पैसा गवर्नमेंट रख रही है वो पैसा लोगों तक नहीं पहुंच रहा है, हमारे लोगों तक नहीं पहुंच रहा है, बहुजन के लोगों तक नहीं पहुंच रहा है, जो लोग नीडी है उन तक भी नहीं पहुंच रहा है। इसलिए मेरा एक डायरेक्ट सवाल है कि आपके दिमाग में ब्लू प्रिंट बना कैसे कि इस पर काम किया जाए, और क्योंकि जब तक ये जो पैसा आ रहा है जब तक उन लोगों तक नहीं पहुंचा तो उनका विकास तो नहीं होगा। और मुझे लगता है मैंने आपके सारे ये आंकड़े देखे तो इसमें तो बजट का बहुत कम पोर्शन जो बजट का है उन लोगों तक पहुंच रहा है, दृष्टि से कमजोर है, दूसरे वर्गों से कम है अभी उनकी स्थितियां, कैसे उनको बराबरी पे लाया जाए, वो एक प्रोविजन है उन आर्टिकल 38 और 46 में कि उनका आर्थिक विकास और शैक्षणिक विकास होना चाहिए। तो उसी प्रोविजन के तहत 79 में 1979 और 80s के दौर में इस पे चर्चा हुई, कुछ प्रेशर बना कि ये इनकी हिस्सेदारी पे जो है बजट का आवंटन होना चाहिए, अनुसूचित जाति जनजाति की अनुपातिक हिस्सेदारी पे बजट का आवंटन होना चाहिए। तो उसी प्रावधान के अंतर्गत जो बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रावधान बनाया आर्टिकल 38 और 46, उसके तहत जो है 79 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विशेष घटक योजना के नाम पे इस की शुरुआत हुई और 1980 में जो हमारा 6th 5 ईयर प्लान है, 6ठी पंचवर्षीय योजना है, उसके तहत जो है ये प्रोविजन आया और इसके 2 सिद्धांतों पे ये उपयोजना बनी। इसके 2 सिद्धांत थे कि ये जो पैसा है ये उनकी आबादी के अनुपात में आवंटित होगा और ये पैसा ना डाइवर्ट होगा ना ये पैसा लैप्स होगा। और आपने इस पूरे वीडियो को देखा, पूरे डॉक्यूमेंटेशन को देखा। मेरी कोशिश है कि मैं आपके सामने जितना भी इसमें डेवलपमेंट हो रहा है, जितने भी फैक्ट हैं, मैं एक साधारण शब्दों में इसमें आपके सामने रखने की कोशिश करूं, जो एक हर एक आम जनता इसको समझ सके कि ये है क्या है। दोस्तों बहुत विडंबना की बात है जब भी मैं कहीं, बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं हमारे एससी के लोग, जब मैं उनके सामने बात करता हूँ कि कोई एससी के यहाँ तक कि हमारे पास अभी हमारे सांसद महोदय हमारे पास आए थे, मेरे पास उनका एक वीडियो है, उनको भी विशेष पूरी तरह से ही पता नहीं था कि सब प्लान होता क्या है और कैसे काम करता है, और ये डाइवर्ट का तो पता ही नहीं था उनको। तो मैं ये कहता हूँ कि एक साधारण चीज़ ये है कि अगर हमें बजट आ जाए
तो अगर पैसा होगा तो ज़रूर परिवर्तन आएगा। मैं इतनी सी बात हमको समझ लेनी चाहिए कि हम ये संघर्ष कर रहे हैं कि जो हमारे लिए पैसा, जो हमारे लिए विशेष सब प्लान है, जो हमारे लिए पैसा आता है, अलग से एक बजट आता है, वो हमको चाहिए। बस हमें इसके लिए संघर्ष करना है। दोस्तों, आपका धन्यवाद और मैं आभार व्यक्त करता हूँ स्टेट कॉलेज इन फॉर लेजिस्लेशन ऑफ SC/ST प्लान हिमाचल प्रदेश जो इनिशिएटिव ले रहा है, जो हम सबको साथ में जोड़कर काम करने के लिए प्रेरित कर रहा है। मुझे चैनल पर सब लोगों ने देखा, सराहा, और बहुजन टीवी इसी तरह से एक नर्ड डॉक्यूमेंटेशन के साथ नेक्स्ट में आपके सामने होगा। नमस्कार।